9 जून 2024 को पूरा देश पीएम मोदी की शपथ ग्रहण और इंडिया पाकिस्तान मैच देखने में बिजी था। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तभी कश्मीर में घटती एक दिल दहला देने वाली घटना, जिसमें कुछ आतंकवादियों ने मिलकर 10 मासूम लोगों की हत्या कर दी और 33 लोगों को बुरी तरह से इंजर्ड किया। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि ये मां वैष्णो देवी के दर्शन करते हुए आ रहे थे। तभी अचानक से लोगों ने उस बस को चारों तरफ से घेर लिया और इस वारदात को अंजाम दिया। आखिर कौन है ये लोग जिनसे कश्मीर की शांति देखी नहीं जा रही, और वो भी प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के दिन? क्या इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है? आइए इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। 9 जून 2024 को राष्ट्रपति भवन में 9,000 से ज्यादा वीआईपी गेस्ट के सामने पीएम मोदी ने अपने तीसरे टर्म की शपथ ले रहे थे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तभी एक खबर आती है कि कश्मीर के रियासी इलाके में एक बस खाई में जा गिरती है, जिसमें 10 लोगों की मौत हो जाती है। शुरुआत में सबको लगा कि ये एक नॉर्मल एक्सीडेंट है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों पर ऐसे एक्सीडेंट होते रहते हैं। लेकिन सच्चाई इससे अलग है कि इन श्रद्धालुओं को जान से मारने की बकायदा पूरी प्लानिंग की गई थी। इस वारदात की जिम्मेदारी ली द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि एक टेररिस्टों का संगठन है, और वो खुलेआम सोशल मीडिया पर ये पोस्ट करते हुए बताता है कि दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, ये एक शुरुआत है। अब 9 जून को ये टेररिस्ट अटैक होना कोई एक्सीडेंट तो था नहीं, बल्कि एक प्री प्लान अटैक है। इस अटैक का मेन मोटिव था प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को बदनाम करना। उनका मोटिव आर्टिकल 370 को डिफेम करना, और वो भी उस दिन जब पूरी दुनिया की नजर भारत के शपथ ग्रहण समारोह पर थी। वो बताना चाहते थे कि आर्टिकल 370 हटाने के बावजूद भी कश्मीर आम लोगों के लिए सेफ नहीं है। अगर हम अटैक की टाइमिंग को देखें तो ठीक शपथ ग्रहण समारोह के 45 मिनट पहले, यानी कि 6:15 पर यह अटैक हुआ। इससे ये साफ होता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टेररिस्ट उस अटैक से पूरी दुनिया का अटेंशन अपनी ओर ले सके, और ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं है। अगर हम थोड़े पीछे चलें तो ऐसे अटैक हो चुके हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि पहले उनका टारगेट हमारी इंडियन आर्मी होती थी, लेकिन अब उनके टारगेट पर आम जनता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आर्टिकल 370 के आने से कश्मीर के लोगों को एक नई जिंदगी मिली है और काफी डेवलपमेंट भी देखने को मिला है। जहां कश्मीर की इकोनॉमी 1 लाख करोड़ की थी, वहीं आर्टिकल 370 के बाद डबल 2.25 लाख करोड़ की हो गई है, और ये तरक्की कुछ गरीबों को बर्दाश्त नहीं हो रही। और शायद इसीलिए पाकिस्तान की ISI ने एक प्लान बनाया, जिसमें कश्मीर में एक सक्रिय आतंकवादियों के एक ग्रुप को खड़ा किया, जिसमें ज्यादातर लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के टेररिस्ट शामिल, और इन्हें नाम दिया गया द रेजिस्टेंस फ्रंट। अब कहने के लिए तो TRF ये क्लेम कर रही थी हम कश्मीर के प्रोटेक्शन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इनका ये ड्रामा ज्यादा देर तक नहीं चल सका। 6 जून 2023 को इंडियन गवर्नमेंट ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ऑफिशियली बैन कर दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपने एक रिपोर्ट में बताया रेजिस्टेंस की आड़ में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे, जिसमें कश्मीरी यूथ का ब्रेन वॉश करने से लेकर पाकिस्तान से जम्मू एंड कश्मीर में ड्रग्स और वेपन की स्मगलिंग करते थे। और इसकी प्लानिंग ऐसी है कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट्स बनाकर लोगों को इन्फ्लुएंस करने का काम कर रहे हैं। इन लोगों ने एक मिशन चलाया, टारगेट द टूरिस्ट इन कश्मीर। अब हम सबको पता है कि कश्मीर एक नेचुरली तौर पर बहुत सुंदर जगह है, जिस वजह से कश्मीर की इकोनॉमी को भी फायदा हुआ है। कश्मीर की GDP को बढ़ाने में टूरिज्म का बहुत बड़ा हाथ, जिससे फायदा वहाँ के लोकल कश्मीरियों को ही हुआ है। और इन टेररिस्ट को कभी नहीं चाहिए कि कश्मीरियों का ग्रोथ हो सके और वो डेवलप कर सके, और इसी वजह से टूरिस्ट पर अटैक करना, यात्राओं पर अटैक करना आज इनका प्राइमरी टारगेट बन चुका है। अब पीएम मोदी ने इस पर कहा है कि इस पर स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा, एक भी टेररिस्ट को बख्शा नहीं जाएगा, और इस एरिया को भी कंटेन कर दिया गया है। कोई अंदर नहीं आ सकता और कोई बाहर नहीं जा सकता जब तक कि उन आतंकवादियों का पता नहीं चल जाता। खैर, उन जितने भी लोगों की वहाँ पे मौत हुई है और जितने भी लोग वहाँ पे घायल हुए हैं, हम उनके लिए सिर्फ प्रेयर ही कर सकते हैं। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें #AllEyesOnRiasi।